अंतरिक्ष से पहली बार हमने इस खूबसूरत ग्रह को कुछ इस तरह देखा। कहीं हरी भरी धरती थी तो कहीं बड़े बड़े महासागर। लेकिन इस ग्रह पर कुछ और भी था, वो था वायुमंडल। करीब 4.5 अरब वर्ष पहले हमारे सौरमंडल की उत्पत्ति हुई। बुध और शुक्र के बाद पृथ्वी सूर्य से तीसरे स्थान पर है। पृथ्वी के बाद है रेड प्लैनेट यानी मंगल ग्रह। बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल का शुरुआती वायुमंडल हीलियम और हाइड्रोजन से बना था। इन ग्रहों के सूर्य के नजदीक होने के कारण इनका तापमान भी अधिक था। इस वजह से इनके प्रारंभिक वायुमंडल के हल्के एलिमेंट्स हाइड्रोजन और हीलियम अंतरिक्ष में चले गए और इसके बाद इन ग्रहों पर उत्पत्ति हुई नए वायुमंडल की। लेकिन इन ग्रहों में सिर्फ पृथ्वी का वायुमंडल ही ऐसा था जो जीवन के लिए सहायक बन सका। पृथ्वी का प्रारंभिक वायुमंडल ज्वालामुखी से निकलने वाले गैसों से बना था और इस प्रारंभिक वायुमंडल में आज की तुलना में हजारों गुना ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड था। पौधों और शैवाल द्वारा की जाने वाली प्रकाश संश्लेषण की क्रिया अर्थात फोटोसिंथेसिस द्वारा मुख्य रूप से परमाणुक ऑक्सीजन अस्तित्व में आया। पृथ्वी पर ऑक्सीजन गैस का स्तर कुछ 1.8 अरब वर्ष पहले बढ़ना शुरू हुआ और धीरे धीरे बढ़ते हुए आज 21 तक पहुंच गया है। ओजोन का निर्माण स्ट्रेटोस्फीयर में ऑक्सीजन द्वारा होता है। ओजोन परत की उत्पत्ति स्वयं अल्ट्रावायलेट किरणों के द्वारा होती है। जब ये तीव्र शक्तिशाली अल्ट्रावायलेट किरणें ऑक्सीजन कणों पर पड़ती हैं तो वो 2 परमाणुओं या एटॉमिक ऑक्सीजन में विभाजित हो जाते हैं। ये स्वतंत्र परमाणु दूसरे ऑक्सीजन कणों से जुड़कर ओजोन कण का निर्माण करते हैं। हमारे वातावरण में ऑक्सीजन इतना है जिसके कारण ये शक्तिशाली अल्ट्रावायलेट किरणें स्ट्रेटोस्फीयर में स्थित ओजोन लेयर द्वारा अवशोषित हो जाती हैं। यह हमें सूर्य की खतरनाक पराबैंगनी किरणों से बचाता है। पृथ्वी का वर्तमान वायुमंडल पृथ्वी की सतह से कई परतों में विभाजित है। पृथ्वी के वायुमंडल की निम्नतम परत को ट्रोपोस्फियर के नाम से जाना जाता है। इसी परत में जलवायु संबंधी सभी प्रक्रियाएं या घटनाएं घटती हैं। ट्रोपोस्फियर की मोटाई 8 किलोमीटर से लेकर 16 किलोमीटर तक हो सकती है। ट्रोपोस्फियर की सीमा को ट्रोपोपॉज कहते हैं। यहां तापमान स्थिर रहता है। ट्रोपोस्फियर के ऊपर स्ट्रेटोस्फियर की परत होती है। सामान्यतः ट्रोपोस्फियर का तापमान ऊंचाई के साथ घटता जाता है। पर्वत की चोटी घाटी की तुलना में कहीं ज्यादा ठंडी होती है। ट्रोपोस्फियर वायुमंडल की ऊपरी परतों की तुलना में ज्यादा सघन होता है। वायुमंडल मुख्य रूप से 78% नाइट्रोजन का और 21% ऑक्सीजन का बना है। दूसरे गैसों की मात्रा वायुमंडल में अपेक्षाकृत बहुत कम है। किसी खास समय और स्थान पर वायुमंडल की दशा या अवस्था को मौसम अर्थात वेदर कहते हैं। अधिकतर मौसमी घटनाएं
वायुमंडल की निचली परत यानी ट्रोपोस्फियर में घटती हैं। वायुमंडल के लगातार गतिशील होने से मौसम में बदलाव आता है। दिन के वक्त धरती की सतह सूर्य की किरणों से गर्म होती है। यही कारण है दिन में पृथ्वी की सतह पर सागर की सतह की तुलना में अधिक गर्मी होती है। समुद्र और धरती की सतहों के तापमान में काफी विषमता होती है, जो मध्य दोपहर में सबसे ज्यादा होती है। जब धरती से गर्म हवा ऊपर की ओर जाती है तो वहां कम दबाव वाला क्षेत्र बन जाता है और समुद्र से ठंडी हवा अंदर की ओर आगे बढ़ती है। यही कारण है दिन में प्रायः महासागर से तट की ओर सी ब्रीज सागरीय हवा बहती है। सूर्यास्त के बाद स्थिति उल्टी होती है। सूर्यास्त के बाद समुद्र की तुलना में धरती जल्दी ठंडी होती है। समुद्री सतह के ऊपर की हवा गर्म होने की वजह से ऊपर उठती है। इससे वहां कम दबाव वाला क्षेत्र बनता है। अब हवा चलती है धरती से समुद्र की ओर। इसे लैंड ब्रीज कहते हैं। जहां पर्वत और घाटी होती है वहां हवा की एक खास प्रकृति होती है, जिसे पर्वतीय हवा और घाटी हवा कहते हैं। दिन के वक्त पर्वत अपने आसपास की हवाओं को गर्म करते हैं, इसलिए उनकी चोटी पर कम दबाव का क्षेत्र बन जाता है। अब घाटी से हवाएं चोटी की ओर बहती हैं। इस हवा को घाटी हवा या वैली ब्रीज कहते हैं। इसके विपरीत शाम के वक्त पर्वतीय ढलान अपने आसपास की हवा को ठंडा करते हैं और वहां अधिक दबाव का क्षेत्र बन जाता है। अब हवा पर्वत से घाटी की ओर बहती है। इस हवा को पर्वतीय हवा या माउंटेन ब्रीज कहते हैं। हवा की आर्द्रता या नमी से हम सभी वाकिफ हैं। हम इसका प्रभाव प्रायः हर दिन देखते हैं। वाष्पीकरण की प्रक्रिया द्वारा पानी धरती की सतह से वायुमंडल में घुल जाते हैं। ये संघनन की प्रक्रिया द्वारा धरती पर वर्षा के रूप में लौट आता है। वाष्पीकरण और संघनन की इस पूरी प्रक्रिया को जलीय चक्र या हाइड्रोलॉजिक साइकिल कहते हैं। पानी के अणु धरती की सतह से निकलकर वायुमंडल में घुलने की पूरी प्रक्रिया को वाष्पीकरण कहते हैं। हवा वाष्पीकृत जल को हर भाग में पहुंचाती है और इस तरह हवा की आर्द्रता पूरी पृथ्वी पर फैलती है। जल वाष्प ऊपर की ओर उठते हैं और ठंडा होकर छोटे छोटे बर्फ के कण में परिवर्तित होते हैं। लाखों हजारों बर्फ के कण एक साथ बादल के रूप में दिखाई पड़ते हैं। वायुमंडल में जल वाष्प के बढ़ने से वायुमंडल की हवा उन्हें और अधिक देर तक नहीं थाम पाती है। और ये बूंदें बारिश के रूप में नीचे गिरती हैं। फिर वर्षा या हिमपात भी होते हैं। वर्षा, बर्फ या हिमपात गिरना वायुमंडल की परिस्थिति पर निर्भर करता है। किसी क्षेत्र में कई वर्षों से रहने वाले औसत मौसम की स्थिति को जलवायु या क्लाइमेट कहते हैं। उष्ण कटिबंध में सूर्य की किरणें लंबवत रूप से पड़ती हैं। यही कारण है कि उष्ण कटिबंध की जलवायु गर्म और आर्द्र होती है। वहां हवा के लंबवत रूप से ऊपर उठने तथा संघनन के कारण काफी वर्षा होती है और कभी-कभी आंधी तूफान भी आते हैं। उष्ण कटिबंध में सूर्य का प्रकाश अधिक पहुंचता है। यहाँ वर्षा भी अधिक होती है। यही कारण है कि इस क्षेत्र में पेड़ पौधे अधिक फलते फूलते हैं। उष्ण कटिबंधीय जलवायु के अंतर्गत जो क्षेत्र आते हैं उनमें शामिल हैं ब्राजील का अमेज़न बेसिन, पश्चिम अफ्रीका का कांगो बेसिन,
और इंडोनेशिया। ध्रुवीय क्षेत्र पूरे वर्ष निरंतर हिम और बर्फ से ढके रहते हैं। उच्च अक्षांश या हायर लैटिट्यूड वाले क्षेत्र में सूरज की किरणें तिरछी पड़ती हैं। इस वजह से इन क्षेत्रों का तापमान भी कम रहता है। ध्रुवीय प्रदेश या पोलर रीजन में 6-6 महीने तक सूरज नहीं निकलता है। इस समय तापमान बहुत कम होता है। अंटार्कटिका में अभी तक न्यूनतम तापमान -88 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया था। उत्तरी ध्रुवीय क्षेत्र के अंतर्गत जगह जगह बर्फ से ढके आर्कटिक महासागर, ग्रीनलैंड महाद्वीप, उत्तरी कनाडा और उत्तरी साइबेरिया के क्षेत्र आते हैं। दक्षिणी गोलाई में अंटार्कटिका महाद्वीप का बृहद पर्वतीय क्षेत्र बर्फ से ढका है और बर्फ की मोटाई कई किलोमीटर तक होती है। ध्रुवीय जलवायु शुष्क होती है। ध्रुवीय हवाओं में आर्द्रता की कमी बादलों और हिमवर्षा के बनने में रुकावट का काम करती है। इससे बिल्कुल भिन्न होती है रेगिस्तान की जलवायु, जो गर्म होती है। दोनों गोलार्धों में 18 डिग्री से 28 डिग्री के बीच यानी लो लैटिट्यूड वाले क्षेत्रों में रेगिस्तानी जलवायु देखने में आती है। यहाँ हवाएं हल्की और गर्म होती हैं, जिनकी वजह से वाष्पीकरण अधिक होता है। इन क्षेत्रों में वर्षा बहुत कम होती है, लगभग नहीं के बराबर। उत्तरी चिली में एटाकामा रेगिस्तान पृथ्वी का सबसे शुष्क प्रदेश है। इस रेगिस्तान के कुछ क्षेत्रों में तो सदियों से बारिश नहीं हुई है। लेकिन भारत का चेरापूंजी विश्व में सबसे अधिक वर्षा के लिए मशहूर है। चेरापूंजी में इतनी वर्षा का कारण है भारतीय मॉनसून। चेरापूंजी सागर के तल से 1290 मीटर की ऊंचाई पर है और यहां 1270 सेंटीमीटर जितनी वर्षा प्रतिवर्ष होती है। साउथ वेस्ट मॉनसून भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसे ग्रीष्म मॉनसून भी कहा जाता है, जो जून से सितंबर तक रहता है। महत्वपूर्ण भारतीय रेगिस्तान तथा पूर्वी और केंद्रीय भारत से सटे हुए भारतीय उपमहाद्वीप के प्रदेश गर्मियों के दिनों में काफी ज्यादा गर्म हो जाते हैं। इसकी वजह से उत्तरी और केंद्रीय भारतीय उपमहाद्वीप का क्षेत्र कम दबाव वाला क्षेत्र हो जाता है। भारत के दक्षिणी हिस्से से अंटार्कटिका तक हिंद महासागर फैला हुआ है। महासागर से हवाएं भारतीय उपमहाद्वीप तक पहुंचती है और साथ में ले आती है आर्द्रता। इसे दक्षिण पश्चिम ग्रीष्म मॉनसून कहते हैं। सितंबर के आसपास जब सूरज दक्षिण की ओर आता है तो भारतीय उपमहाद्वीप का उत्तरी क्षेत्र तेजी से ठंडा होने लगता है। जब सूरज दक्षिण की ओर जाता है तब हिंद महासागर गर्म होता है और वहां का दबाव कम होता है। हवाएं भारतीय उपमहाद्वीप से हिंद महासागर की ओर बहने लगती हैं। ये हवाएं जब बंगाल की खाड़ी से गुजरती हैं तो अपने साथ आर्द्रता लेकर आगे बढ़ती हैं। यही है उत्तर पूर्वी मॉनसून। ट्रेड विंड या व्यापारिक हवाएं पृथ्वी के भूमध्य रेखीय वातावरण को प्रभावित करती हैं। पृथ्वी के अपने धुरी में घूमने और गर्म हवाओं के क्रमशः भूमध्य रेखा से दूर चले जाने के कारण पृथ्वी की हवाओं में गति होती है। भूमध्य रेखीय प्रदेश में हवाएं पूर्व से पश्चिम की ओर बहती हैं। समुद्र के ऊपरी सतह पर सूर्य की किरणों के सीधे पड़ने से ऊपरी सतह भीतरी सतह की अपेक्षा अधिक गर्म रहती है। साधारणतः भूमध्य रेखीय प्रशांत महासागर से चलने वाली ट्रेड विंड या व्यापारिक हवाएं समुद्र के ऊपरी सतह के पानी को साउथ अमेरिका के समुद्र तट से इंडोनेशिया तक ले जाती। साउथ अमेरिका के समुद्र तट के सतह से
गर्म पानी के पश्चिम दिशा में चले जाने के कारण उस स्थान पर ठंडा पानी भीतर से ऊपर सतह पर आता है। समुद्र के ऊपरी सतह के पानी के गर्म होने से वायु में वाष्प की मात्रा अधिक हो जाती है, जिस कारण इंडोनेशिया के तटीय इलाकों में वर्षा अधिक होती है। ठीक इसके विपरीत समुद्र की सतह पर ठंडे पानी के होने के कारण साउथ अमेरिका के तटीय इलाकों में वर्षा नहीं होती है। लेकिन हर 2 से 7 वर्ष के अंतराल में क्रिसमस के समय मौसम की इस प्रक्रिया में चरम बदलाव आता है। पूर्व से पश्चिम दिशा में चलने वाली ट्रेड विंड या व्यापारिक हवाएं पहले की अपेक्षा क्रमशः धीमी और शक्तिहीन हो जाती है, जिस कारण इंडोनेशिया के पश्चिमी तट से गर्म समुद्री जल साउथ अमेरिका की ओर बहने लगता है। इसके फलस्वरूप साउथ अमेरिका के समुद्र तट पर वायु में वाष्प की मात्रा अधिक हो जाती है और वहां अधिक वर्षा होती है। इसे एल नीनो कहते हैं। ठीक इसके विपरीत इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया में वर्षा नहीं होती है। एल नीनो की विपरीत घटना है ला नीना। ला नीना में पूर्वी ट्रेड विंड या व्यापारिक हवाएं उष्ण कटिबंधीय प्रशांत महासागर के ऊपर बहुत तेज गति से बहती हैं। पूर्वी ट्रेड विंड या व्यापारिक हवाओं के इस तेज गति से बहने के कारण ऊपरी सतह के नीचे बहने वाले ठंडे पानी ऊपर की ओर अधिक मात्रा में उठ जाते हैं। लेकिन दक्षिण पूर्वी अमेरिका में वाष्प की मात्रा समुद्र में गर्म पानी के अधिक हो जाने के कारण बढ़ जाती है, जिस कारण दक्षिण पूर्वी एशिया और भारत में आंधी, तूफान एवं वर्षा होती है। किसी क्षेत्र विशेष की जलवायु महासागर की धाराओं पर भी निर्भर करती है। उत्तर अटलांटिक महासागर के ऊपरी सतह का पानी ठंडा हो जाता है ध्रुवीय क्षेत्र से आने वाली हवाओं के द्वारा। यह ठंडा पानी अधिक खारा और घना होने के कारण समुद्र की सतह के नीचे बहता है। यह ठंडा पानी क्रमशः भूमध्य रेखा की ओर बढ़ता रहता है और गर्म होता रहता है। ठंडे पानी के भूमध्य रेखा की ओर बढ़ने के कारण गल्फ ऑफ मेक्सिको से गर्म पानी नॉर्थ अटलांटिक की ओर बढ़ता रहता है। इसे गल्फ स्ट्रीम कहते हैं। ये गल्फ की धारा उत्तर पश्चिम यूरोप में आरामदायक उष्णता और दक्षिण और उत्तरी अमेरिका में ठंड लाती है। पृथ्वी के ऑर्बिटल पाथ और एक्सिस में परिवर्तन के कारण मौसम में बदलाव होता है। करीब 1 लाख वर्ष के अंतराल में पृथ्वी का ऑर्बिटल पाथ एलिप्टिकल से लगभग सर्कुलर हो जाता है और फिर सर्कुलर से पहले की तरह एलिप्टिकल हो जाता है। जब एलिप्टिकल ऑर्बिट में पृथ्वी सूर्य के सबसे करीब होती है तो इस स्थिति को पेरिहीलियन और सबसे दूर की स्थिति को एफेलियन कहते हैं। जब पेरिहीलियन और एफेलियन के बीच की दूरी सबसे कम होती है तब बहुत अधिक गर्मी और कम सर्दी दोनों गोलार्ध में पड़ती हैं। जबकि सबसे अधिक दूरी होने पर दोनों गोलार्ध में कम गर्मी और अधिक सर्दी रहती है। वर्तमान में पृथ्वी की अक्षरेखा का झुकाव 23.5 डिग्री लंबवत है। समय के साथ साथ यह झुकाव 21.1 डिग्री से 24.5 डिग्री तक हो जाता है, जिस कारण मौसम में बदलाव आता है। लगभग 26,000 वर्ष के अंतराल में पृथ्वी की धुरी के घूमने की दिशा परिवर्तन यानी प्रेसिशन के कारण मौसम में बदलाव होता है। पृथ्वी की सतह पर महाद्वीपों की स्थिति भी बदलती है और इन बदलाव की वजह से पृथ्वी की जलवायु भी समय के साथ बदलती रहती है। आज मानव वायुमंडल को प्रदूषित कर रहा है। ग्रीन हाउस गैस की मात्रा वायुमंडल में बढ़ रही है।
इस वजह से पूरी पृथ्वी गर्मा रही है और ग्लोबल वार्मिंग जैसा संकट हम पर मंडरा रहा है। ये कोई भविष्य की प्रलय की चेतावनी नहीं है, बल्कि ये मानव जाति के लिए सचेत होने का वक्त है।